How to solve fillers? The big question for all aspirants of government examination, mostly SSC. Hi, I am Yashveer Singh, your mentor and educator to English language, and I welcome you to your own YouTube channel FP Exam Prep. चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? You were going to apply for the job and then you decided not to. So what dash? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं आपको। पहले समझ लीजिए कि जो फिलर्स होता है ना हमारा, ये 2 या 3 टाइप से हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में हमारे से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फिलर्स होते हैं बेसिकली ये सिंगल फिलर्स भी हो सकते हैं, डबल फिलर भी हो सकते हैं और किसी किसी एग्जाम में, बैंकिंग जैसे एग्जाम में, ये ट्रिपल फिलर्स के रूप में भी आते हैं आपके पास। तो पहले आज हम सिंगल फिलर्स कर रहे हैं। कुछ आने वाली वीडियोस में हम डबल फिलर्स को भी देखेंगे, ट्रिपल फिलर्स को भी देखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इनको सॉल्व करने का जो लॉजिकल अप्रोच है उस पर हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हर कॉन्सेप्ट को समझें। आपको ये क्लियर होने वाला है कि फिलर्स को किस तरीके से, किस लॉजिकल अप्रोच से हमें करना पड़ता है। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि फिलर्स कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, हर एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, किसी में भी हो, तो किसी में भी फिलर्स को पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिलर्स को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट डैश। अब देखो व्हाट के बाद डैश दिया गया है, अब डैश में से हमें इन चारों में से एक पॉइंट भरना है। अब वो पॉइंट भरना है तो 2 तरीके हैं इसके, या तो हम तुक्का मार दें या फिर हमें इसका एक लॉजिकल अप्रोच पता हो तो ठीक करें। तो हमें पता है कि तुक्का मारेंगे तो उसका चांसेस 25% ही है। ठीक है, अब लेकिन अगर इसका हमें लॉजिकल वे पता है तो हमें पता है कि उसका आंसर बिल्कुल 100% ठीक होगा। अब लॉजिकल वे पता होने का तरीका क्या है, इन चारों वर्ड के ये जो फ्रेजल वर्ब है इनका हमें मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकल वे तो यही है कि इन चारों वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तो उससे पता लग जाएगा हमें कि क्या है। ये चारों वर्ड का नहीं तो कम से कम 2 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। सो अभी ये क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, तुम क्या करने वाले थे, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले थे, एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू। देन फिर आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि नहीं करना है। सो व्हाट, तो क्या, पुट यू ऑफ, किस चीज ने तुम्हें पुट यू ऑफ कर दिया, किस चीज ने तुम्हें टर्न यू अवे कर दिया, किस चीज ने तुम्हें पुट यू आउट कर दिया, किस चीज ने तुम्हें टर्न यू ऑफ कर दिया। अब इन चारों में से आपको मीनिंग पता होगा तो इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं पुट यू ऑफ, मतलब होता है पोस्टपोन समथिंग और टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग। इसका मतलब तो ये हो गया। फिर देखो टर्न यू अवे का क्या मतलब होता है, टर्न यू अवे का मतलब होता है टू स्टॉप समवन टू एंटर समवेयर। ठीक है, पुट यू आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश। समथिंग बर्निंग। ठीक है, और टर्न यू ऑफ का मतलब होता है टू डिसगस्ट, टू डिसगस्ट। ठीक है, ये इनके 4 मीनिंग हुए। अब अगर हमें इनका चारों का मीनिंग पता है तो फिर अभी आपको आंसर पता लग गया होगा। सीधी सी बात है कि यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट। टर्न यू अवे का तो मतलब इसमें सेंस बैठता ही नहीं है, कहीं एंटर थोड़ी कर रहा था वो। दूसरा पुट यू आउट का भी मतलब कुछ बुझा तो नहीं रहा है वो। और तीसरा टर्न यू ऑफ का कोई किसी चीज से वो घृणा नहीं कर रहा है, डिसगस्ट नहीं कर रहा है किसी चीज को देख के। सीधी सी बात है, उसने उस बात को पोस्टपोन कर दिया कि नहीं करनी उसे, या उसका उस जॉब में इंटरेस्ट क्या हो गया, लूज हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, पुट यू ऑफ। तो ये हो जाएगा सो व्हाट पुट यू ऑफ, ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम्हारा उसमें से इंटरेस्ट नहीं रहा। तो बेसिकली जब भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का अगर हमें मीनिंग पता है तो वो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। अब आप एक बात समझ लो, अब इसके अंदर अगर आप तुक्का मारने चलो तो आपका ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपको समझना है कि भाई अगर इसका कॉन्सेप्ट हमें पता हो, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट हमें पता हो, तो फिर हम तुरंत इसको समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए। अब ये जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस से। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल, और एक होता है थर्ड कंडीशनल। ये थर्ड कंडीशनल होता है। तो हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है वो 4 ही टाइप के होते हैं। अगर हमें वो चारों टाइप पता हो तो ये हमें तुरंत आंसर इसका समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है। सो ये जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा। हम सिर्फ थर्ड कंडीशन की बात करते हैं क्योंकि ये जो फिलर है ये थर्ड कंडीशन का ही है। तो थर्ड कंडीशन में बेटा क्या होता है कि थर्ड कंडीशन में आप एक कंडीशन रखते हो जो कि पास्ट की कंडीशन होती है, ठीक है, और उस कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो भी पास्ट का ही होता है। बेसिकली क्या होता है कि जीरो कंडीशन में हम ऐसी कंडीशंस रखते हैं कि जब कोई कंडीशन रखी जाए और उसका रिजल्ट 100% आए तो वो होती है जीरो कंडीशन। जैसे मैं बोलूँ अगर तुम पानी गर्म करोगे तो वो उबलेगा, तो पानी गर्म करना हमारी कंडीशन है और उसका उबलना ये श्योर एक्शन है। मतलब अगर वो एक्शन होगा, अगर वो कंडीशन अप्लाई की जाएगी तो पानी उबलेगा ही उबलेगा। तो ये हुआ जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, जीरो कंडीशन में हमेशा अगर कंडीशन अप्लाई की जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 100% आता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अगर तुम कंडीशन अप्लाई करो तो उसका जो रिजल्ट है, उसके आने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई हो, तो फर्स्ट कंडीशन होता है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में अगर तुम कोई कंडीशन अप्लाई करते हो और उसका जो रिजल्ट है अगर उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत लो हो तो वो सेकंड कंडीशन होता है। ऐसे ही थर्ड कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में हमेशा आपका जो कंडीशन है वो भी पास्ट की होती है और आपका रिजल्ट भी पास्ट का होता है। तो ये थर्ड कंडीशन का टॉपिक बनता है बच्चों। थर्ड कंडीशन में क्या है, कंस्ट्रक्शन हमारी बनती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, कंडीशनल क्लॉज। इसी के बाद जो हमारी रिजल्ट क्लॉज बनती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। इनके बाद हैव आता है बच्चों, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये बेसिकली जो होता है ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट क्लॉज होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। अब अगर आपको ये बात पता हो तो आप तुरंत क्या करोगे, वुड, हैव और V3 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस का ये क्या है, रिजल्ट क्लॉज है। अब वुड हैव और V3 आया तो रिजल्ट क्लॉज है, इसका मतलब है हमें अभी कंडीशनल क्लॉज देनी है। अब कंडीशनल क्लॉज क्या बनती है हमारी, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस में जो आपकी रिजल्ट क्लॉज बनती है वो एक तरीके से और बन सकती है, उसमें हैड पहले भी आ सकता है। अच्छा, इसमें मैं इफ लिखना भूल गया बच्चों, इफ लिख लेना, इफ लगा के तब ये बनता है। अब या तो इफ से बनेगा, नहीं तो हैड पहले आ जाता है, इफ गायब हो जाता है, हैड ही वहां पर इफ का काम करने लगता है। तो या तो इफ से बनाओ, अगर इफ से बनाओगे तो सब्जेक्ट और हैड बाद, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। लेकिन अगर हैड को पहले उठा के रख दोगे तो इफ गायब हो जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये वाली क्लॉज सेम रह जाएगी। तो ये दो तरीके से होता है। अब हम चेक कर लें कि ये वाली क्लॉज यहां दे रखी है, देखो ये दे रखी है हैड ही बीन। तो ये हमारा क्या हो गया, हैड, देखो हैड हो गया, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो देखो ये बन गया हमारा क्या हो गया, हैड ही बीन। इसका मतलब होता है हैड ही बीन सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। अगर वो सिंसियर होता तो उसे प्राइज मिल गया होता। इसका मतलब ना तो वो सिंसियर था ना उसे प्राइज मिल पाया। तो ये दोनों बातें पास्ट की हो गई। तो देखो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये तीनों में से कोई हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहां पर लॉजिकल अप्रोच क्या है, लॉजिकल अप्रोच यही है कि आपको कंडीशनल के टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस आता है तो इस तरीके के फिलर्स आप
चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। और बिलीव मी, कंडीशनल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, तो कंडीशनल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें अगर मैं तुमसे कहूं आंसर भरो, तो मुझे मालूम है मोस्टली बच्चे शाउटेड एट लिख देंगे, जबकि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। कारण, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को लॉजिकल वे में समझना नहीं आता। मैं समझा देता हूं। ये जो शाउट वर्ड होता है ना बेटा, इसके साथ सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन काम नहीं करती है, 3 प्रेपोजिशन काम करती हैं, एक एट, एक टू और एक फॉर। अब जब शाउट के साथ ये प्रीपोजिशंस लगती हैं तो इनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। अगर आप शाउट ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है स्कोल्डिंग समवन, यानी कि मतलब जब आप एट लगाते हो शाउट के साथ, तो एट जो होती है वो टारगेट की प्रीपोजिशन होती है। तो शाउट करके जब तुम किसी को फिजिकली या मेंटली टारगेट कर रहे हो तब एट लगाओ, तब उसको डांट रहे हो या फिजिकली असॉल्ट कर रहे हो किसी को, तो शाउट एट का यूज हमेशा किसी को टारगेट करने के लिए होता है। तो जब आप किसी पे चिल्लाते हो और उसे टारगेट करते हो चिल्लाकर, तब शाउट एट लगना चाहिए, जब किसी को डांटते हो आप। अच्छा, शाउट टू का मतलब होता है टू कन्वे मैसेज। जब आप शाउट का टू लगाते हो तब वहां पर आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसको। और शाउट फॉर का मतलब है टू शाउट फॉर हेल्प। जब आप फॉर लगाते हो तो हमेशा आप किसी को मदद के लिए पुकार रहे होते हो। तो इन तीनों का मीनिंग ये है। अब आप खुद ही समझ लो कि वो करे संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। टॉप ऑफ द हाउस यानी कि मतलब घर के सबसे ऊपर से वो चिल्ला रही थी। तो घर से ऊपर से अगर वो चिल्ला रही थी तो क्या वो उसे डांट रही होगी? नहीं। क्या वो उससे हेल्प मांग रही होगी? नहीं। ठीक है, वो उसे कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रही होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं चिल्ला रही हो, लेकिन शाउट फॉर का ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अब दो ही बातें हैं, या तो शाउटेड तो गलत, शाउट ऑन भी गलत, होता ही नहीं है। तो अब या तो शाउट एट लगाओ या शाउट टू लगाओ। एट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो डांट रही नहीं थी, सीधी सी बात है, वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रही थी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा शाउट टू। तो हो जाएगा संध्या शाउट टू मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखिए। बात क्लियर हुई? तो मोस्ट लॉजिकल वे ये है कि भाई आपको इंग्लिश का हर मीनिंग पता होना चाहिए, आपको ग्रामर क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो फिर ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये बस चुटकियों में सॉल्व होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव डैश। अब इसमें से अगर आंसर है तो देखो ईच अदर नहीं हो सकता, बिकॉज ईच अदर सिर्फ दो लोगों के बीच की बात होती है। अब किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स दो तो होते नहीं है, दो से ज्यादा होते हैं, तो ईच अदर इसलिए नहीं है। ऑल टुगेदर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल अदर्स की कोई सेंस नहीं है, ऑल अदर्स का मतलब ही नहीं है, ऑल अदर्स नहीं है। आर टू बी ट्रेन टू लव ऑल अदर्स नहीं। बात आती है किसकी? वन अनदर की। तो आंसर है वन अनदर। वन अनदर हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगता है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा वन अनदर। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि ईच अदर को फॉर टू ओनली लगाया करो और वन अनदर को फॉर मोर देन टू। तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वन अनदर। चलिए नेक्स्ट देखिए। द मेंबर्स ऑफ द गैंग वर टू मीट देयर डैश एट डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 ऑप्शंस में इन चारों का अगर तुम्हें मीनिंग आता है तो फिर बहुत सिंपल है इसको भरना। अब देखो एक्विंटेंसेस का यूज यहां किया जा सकता है क्या? एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित। तो देखो जो मेंबर ऑफ द गैंग वर टू मीट देयर, परिचित का तो सेंस यहां बनता नहीं है क्योंकि वो परिचित की बात नहीं कर रहा है। अब चलो हम छोड़ भी देते हैं कि भाई वो परिचित से भी मिल सकते हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं अभी हम यहाँ पर। कुलीग्स जो होते हैं वो हमारे ऑफिस के फ्रेंड जो होते हैं उनको कहते हैं, तो यहाँ ऑफिस की तो बात ही नहीं हो रही है। गाइड वो होता है जो किसी चीज के लिए हमें गाइड करता है, तो इसकी भी बात नहीं हो रही। क्रोनीज जो होते हैं उसका मतलब होता है फास्ट फ्रेंड्स, मतलब क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, तो फास्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड क्रोनीज। तो अब आप खुद बताओ, आंसर हमारा क्रोनीज होना चाहिए क्योंकि अपने दोस्त से एक्वेंटेंस से नहीं मिलने जा रहे थे। बात समझ में आ गई?
तो यहां पर आ जाएगा क्रोनीज। क्रोनीज का मतलब फास्ट फ्रेंड्स, आपके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ यू डोंट पे द बिल्स रेगुलरली यू डैश टू पे अ फाइन। अगेन कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस का ज्ञान है तो इसका आंसर बहुत इजीली आप भर लोगे। बता देता हूं, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है वो फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि आप कोई ऐसा कंडीशन रखते हो जिसका रिजल्ट 100% आता है। 100% नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। 100% जीरो कंडीशन में होता है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन बनता है वो क्या बनता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, देन उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हो गई हमारी कौन सी कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, अब इसी में जो रिजल्ट क्लॉज आती है उसमें क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल या कैन या मे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन उसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमें दिया हुआ है ये दी हुई है कंडीशनल क्लॉज। अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, रिजल्ट क्लॉज बनानी है। अब रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है, विल शैल कैन मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चेक कर लो, वुड होता नहीं है, गलत। विल के साथ हैव आता नहीं है, हैव आ सकता है, यू विल हैव टू पे अ फाइन। अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, देखो ये गलत किस लिए हुआ, विल के साथ हैड नहीं आ सकता, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड इसमें आएगा नहीं, ये इसलिए गलत हो गया। विल के साथ हैज नहीं आता, ये इसलिए गलत होता है। वुड इसमें आएगा नहीं, तो आंसर क्या बना हमारा, विल हैव। तो देखो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा विल हमारा हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो होती है हैव, तो ये हो गया हमारा। गॉट इट। तो देखो आपको कंडीशनल क्लियर है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये लॉजिकल वे हो गया। ठीक है, तुक्का मारोगे तो कोई सा भी नहीं कर पाओगे, तो अगर इसका रूल पता है तो आप क्लियर कर लोगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश इन ruins। अब ये जो वर्ड लिखा है ना 2/3, इसका एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो आपको फ्रैक्शन पता होगा। अब अगर आप लॉजिक लगाते हो या आप अपने बोलने की सेंस पे जाते हो तो वैसे तो इज ही आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये जो 2/3 होता है ना बच्चों, ये क्या है, हमारा पार्ट है। ये क्या होता है, ये पार्ट होता है किसी भी उसका, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा किसी ना किसी टोटल का पार्ट ही होगा। तो ये क्या है, हमारा पार्ट ऑफ टोटल। ये ऑलवेज क्या होता है, हमारा पार्ट ऑफ टोटल। अब ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। भले ही ये थर्ड्स बोल रहा है तो ये प्लूरल लग रहा हो आपको, लेकिन डिपेंड करता है ये पार्ट किसका है। अगर सिंगुलर है तो इसका पार्ट क्या होगा, अनकाउंटेबल। यानी कि मतलब अगर 2/3 जो फ्रैक्शन है, अगर वो पार्ट है किसी अनकाउंटेबल चीज का, तो 2/3 जो पार्ट है वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। और हमें पता है अनकाउंटेबल जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा, अगर ये प्लूरल होगा तो ये काउंटेबल के लिए होगा। तो अगर ये किसी काउंटेबल का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं 2/3 ऑफ द पीपल, अब यहां इज लगाओगे या आर लगाओगे तो आप कहोगे सर यहां इज नहीं आएगा, यहां आर आएगा। अब तुम क्या सोच के आर लगा रहे हो, तुम पीपल सोच के आर लगा रहे हो, लेकिन पीपल के अकॉर्डिंग आर नहीं लग रहा है यहां पर। ये तो टोटल है और ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ये ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो ऑफ प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा सकते आप। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, 2/3 के अकॉर्डिंग। अब 2/3 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो ये जो टोटल है 2/3 भी तो उसी का पार्ट ही है ना। इसका मतलब अगर ये पीपल है तो ये भी पीपल हो गए, फ्रैक्शन ही तो है तो ये भी पीपल हो गए। तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे तो आ रही लगेगी, इस नहीं लग सकती। बात समझ में आई। अब ऐसे ही मैं बोलूं 2/3 ऑफ द वाटर
तो इज लगाओगे या आर लगाओगे? तो आप कहोगे सर आर नहीं, यहाँ तो इज ही लगेगा। अब क्यों इज लगेगा? वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब यहां पर भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग तो लगाओगे नहीं, लेकिन वाटर का पार्ट क्या है? थर्ड्स, तो ये भी वाटर हुआ, तो वाटर तो अनकाउंटेबल होता है इसलिए इज लगा हुआ है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इधर आ जाओ, अगर ये पार्ट है 2/3 तो ये किसका पार्ट है? सिटी का। तो सिटी तो यहां पर क्या है? एक ही है। अब एक सिटी का तुम काउंटेबल तो कर नहीं सकते, अगर ये एक का पार्ट है तो ये तो एक है, ये तो एक से भी कम हो गया, तो क्या हुआ? सिंगुलर ही तो माना जाएगा, इसलिए यहां क्या आ जाएगा? इज। अगर यहां सिटीज होता तो आर आ जाता। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका आंसर बन गया इज, तो ये क्या हो गया? गलत। तो देखो ये होता है लॉजिकल वे किसी भी चीज को समझने का, दिस इज द लॉजिक। तो 2/3 हमारा प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका पार्ट हमारा क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल। अब चलो अगर ये काउंटेबल भी हुआ तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो एक ही ना, तो एक का पार्ट तो एक से भी कम होगा, तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स रेट वाज टू सडन डैश। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, हमारा कंजंक्शंस का क्वेश्चन है। कंजंक्शंस में भी हम इन्हें पढ़ा देते हैं और कभी कभी इसे एडवर्ब में भी पढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टू के बाद कभी भी एडजेक्टिव आता है बच्चों, तो उसके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये रटवा भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ रटना नहीं है आपको, ठीक है। अब बच्चा क्या ढूंढेगा कि 2 + V1 कहाँ है? तो ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा 2 + V1 तो कहीं दे ही नहीं रखा है। तो इसका लॉजिकल वे समझ लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो 2 होता है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद ये 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ये क्या होता है? किसी भी चीज का पर्पस बोलता है। ये क्या होता है? पर्पस होता है। जब भी 2 + V1 को आप लिखते हो ना, जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू प्ले, तो ये जो टू प्ले मैंने लिख दिया ना, ये पर्पस हो गया उसके गोइंग का। आई एम गोइंग वाई? टू प्ले। सो टू प्ले या टू की वर्ब फॉर्म कब भी लिखते हैं तो वो पर्पस बनता है। अब पर्पस बनता है तो पर्पस का मतलब कारण हुआ। अब आपको ये समझना है कि टू के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वर्ब है तो वो टू के साथ ही बनेगी। लेकिन अगर पर्पस बनाना है नाउन के साथ तो वहां फॉर भी लगाया जाता है, ये ध्यान रखोगे। तो चाहे 2 + V1 लिखो या 4 + नाउन लिखो, ये दोनों सेम ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू प्ले, तो यहां तो 2 के बाद प्ले ही लिख पाओगे। लेकिन अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू ए प्ले, तो अब आप ध्यान से देखो, ए लगने से प्ले हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। अब नाउन को अगर पर्पस बनाना है आपको तो टू नहीं लगा सकते, नाउन को पर्पस बनाने के लिए फॉर लगाना पड़ता है, तो फॉर अ प्ले बोल सकते हो। तो चाहे तुम फॉर अ प्ले बोलो या टू प्ले बोलो, दोनों ही सेम है। बस फर्क इतना है कि टू के बाद वर्ब लगाकर पर्पस बनाया जाता है और फॉर के साथ नाउन लगाकर पर्पस बनाया जाता है। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में फॉर प्लस नाउन भी दिखता है तो भी वो ठीक हो जाएगा। यानी कि मतलब 2 + एडजेक्टिव के बाद दो चीजें आपको मिल सकती हैं, या तो 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो फॉर के साथ नाउन भी मिल सकता है। तो ये दोनों ही यहां पर ठीक होंगे। तो आप चेक कर लेते हैं। अब देखो, सो दैट ये तो होगा ही नहीं, देन होगा ही नहीं। अब दो हैं, फॉर द मैन टू एस्केप, फॉर द मैन एस्केपिंग। अब ये किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि फॉर द मैन के बाद एस्केपिंग नहीं आ सकता, हमेशा 2 + V1 आता है 2 के बाद। तो यहां पर क्या हो गया? फॉर द मैन टू एस्केप, ये आंसर हमारा हो गया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि अगर सीधा ही लिख देता द इनकम टैक्स रेट वाज टू सडन टू एस्केप, तो भी ये ठीक हो जाता। लेकिन क्योंकि इसको भी उसे क्या करना था? लिखना था बीच में, तो ये हो जाएगा फॉर द मैन टू एस्केप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग इन दिस शॉप कैन बी बॉट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा किससे? क्वेश्चन टैग टॉपिक से। अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा है अच्छी किसी किताब से या किसी अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया, तो इसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ये जो एनीथिंग हमारा सब्जेक्ट होता है ना, इसका प्रोनाउन इट होता है। सो क्वेश्चन टैग में हमेशा सब्जेक्ट के प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं,
पहला रूल ये कहता है क्वेश्चन टैग में कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर आपका स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही देख लो, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव देखना है हमें, नेगेटिव चारों में ही है। दूसरा मैंने क्या बोला, एनीथिंग का यूज ना करके वहां इट का यूज होगा, तो इट किस किस में है, इट एक में ही दिख रहा है आपको, ये रहा, तो आंसर हमारा मिल गया, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना ही काफी है, कांट इट बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करना है। दूसरी बात, हमेशा जो टेंस इसका होगा वही टेंस इसका भी होगा, अगर इसमें कैन लगा है तो इसमें भी कैन ही लगेगा। अब ये पॉजिटिव है तो कांट हो जाएगा, अब उसके लिए इट हो जाएगा तो कांट इट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आई शैल हैव सीन हिम। अब इसका भी क्या है, टेंस का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसका क्या है, हमारा टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने टेंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं तो ये सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, आई शैल हैव सीन हिम। अब आई शैल हैव सीन हिम जो है हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है तो उसमें एक रूल होता है जिसमें ये बात बताई जाती है कि हमारी अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में होती है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। अगर ये बात आपने पढ़ी है तो इसका आंसर आपको सेकंड नहीं लगेंगे निकालने के लिए। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारी मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर में है, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में। बस इतनी बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर ये मेन क्लॉज क्या होती है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, तो ये कंजंक्शन का टॉपिक है, कंजंक्शन में आपको पढ़ाया जाता है। सीधी सी बात ये समझा देता हूँ मैं तुम्हें कि जब भी कोई सेंटेंस में दो क्लॉज बने, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या है मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूजुअली हमें एक कंजंक्शन चाहिए होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोई ना कोई कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट। यही होता है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन। अब क्या होता है, ये जो कंजंक्शन होता है ये इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो जो कंजंक्शन होगा वो आपका फैनबॉयज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फैनबॉयज। फैनबॉयज का मतलब हुआ बच्चों फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये हमारे जो कंजंक्शन होते हैं ना, साथ ही आपने प्राइमरी में भी पढ़ा होगा कि हमारे दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो ये जो फैनबॉयज जो नेमोनिक बनाया हुआ है ये सब हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको छोड़कर जितने भी कंजंक्शन होते हैं सब सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो रूल अप्लाई होता है वो इन पर नहीं होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर ये रूल कभी अप्लाई नहीं होगा। आपका रूल जो अप्लाई होगा ये वाला सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर अप्लाई होगा। तो ये जो कंजंक्शन लिखा है ये कौन सा होना चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग। अब तुम कहोगे कौन से होते हैं, तो वो पता करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान रख लो इनको छोड़कर सारे सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो अगर कोई भी दो क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी है तो वो क्लॉज जो उस कंजंक्शन के बाद वाली होती है इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कि मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। और जो क्लॉज कंजंक्शन से नहीं जुड़ी है वो होती है हमारी मेन क्लॉज। तो ये कंडीशन ध्यान रखो। क्या इस क्लॉज में कहीं कंजंक्शन दिया हुआ है, आप कहोगे नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज। हमारी मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर में है। तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होनी चाहिए, फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। दो क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं होती, ये बात भी ध्यान रख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब ये किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखो ये वुड लिखा है तो वुड फ्यूचर होता है, गलत। आई हैव लेफ्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में भी नहीं हो सकती, गलत, क्योंकि दो सेंटेंस परफेक्ट में हो सकते, ये भी परफेक्ट और ये भी परफेक्ट।
दूसरा ये क्या है, फ्यूचर में है, तो ये भी गलत। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल है, हमारा आंसर हमें मिल गया। बिफोर आई लीव फॉर इंग्लैंड, तो यहां पर आ जाएगा आई शैल हैव सीन हिम बिफोर आई लीव फॉर इंग्लैंड। ठीक है, मेरे निकलने से पहले मैं उसे देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंग्लैंड निकलने से पहले मैं उसे देख चुका हूँ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये रूल आपको पता है तो फिर इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फिलर्स के, और भी फिलर्स के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, बट आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज की जो वीडियो उसको यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं वो क्लियरली समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फिलर्स को या किसी भी क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो लॉजिकल कुछ नहीं है, लॉजिकल बस इतना ही है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। गॉट इट? तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।